तो आइए आज की कहानी शुरू करते हैं। बचपन में मैं अपनी दादी से अक्सर पूछा करता था कि हम अंधेरे से क्यों डरते हैं, और दादी मुस्कुराकर कहती, क्योंकि अंधेरा सब कुछ निगल लेता है। उसका कोई चेहरा नहीं, कोई आवाज नहीं। वो कहती, अंधेरा चुपचाप आता है, वो बस धीरे धीरे हर कोने में रिस जाता है, जैसे कोई जहर नसों में उतरता है। मूक, बेरंग। प्रकाश जब आता है तो उसके साथ जीवन के स्वर बजते हैं, चहचहाहट, हंसी, उम्मीद लाता है। लेकिन अंधेरा वो सब छीन लेता है। जब आसमान की रेखाओं में अंधेरा भरने लगता है, तब परिंदे लौटते हैं, बच्चे मां के आंचल में छुपते हैं, सड़कें सुनसान हो जाती है और लोग अपने अपने घरों के दरवाजे बंद कर लेते हैं। पर क्या कोई दरवाजा सच में अंधेरे को रोक पाया है? नहीं, क्योंकि अंधेरा है हर जगह पहले से। अंधेरे में सब कुछ जैसे मिट जाता है और रह जाता है बस घना अंधेरा, एक खालीपन, और इंसान इसी खालीपन से डरता है। मेरी दादी अंधेरे का कुछ ऐसा वर्णन किया करती थी कि मैं डर जाता था। फिर वो मुझे कहती थी, आ, मैं तुझे एक कहानी सुनाती हूं। एक अंधेरे की कहानी जो 3 दोस्तों को निगल गया था। मुझे डर तो लगता था, पर कहानी सुनना मुझे पसंद था, और फिर मैं उसकी गोद में जाकर बैठ जाता था। फिर वो मेरे सिर को सहलाते हुए अपनी डरावनी कहानी सुनाया करती थी। आज की कहानी उन्हीं में से एक है, मेरी दादी की सुनाई हुई। शेखर और दीपक दोनों सचिन के घर पहुंचे। वो पहले से ही बैग पैक करके तैयार बैठा था। उसको लेकर दोनों कार में बैठे और अविनाश की हल्दी की रस्म में शामिल होने के लिए वो घर से निकल पड़े। अविनाश उन्हीं में से एक था, उनका कॉलेज का ही दोस्त था। लेकिन घर के हालात ठीक न होने की वजह से उसने पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी थी और अब वो अपने गांव जाकर खेती करने लगा था। पर जब भी उन्हें वक्त मिलता था, वो आज भी पहले जैसे मिला करते थे, आपस में बातें किया करते थे, और इसलिए उनकी दोस्ती आज तक टिकी हुई थी। सचिन का आज आखिरी पेपर था। पेपर देकर तीनों खुशी खुशी रायगढ़ के लिए रवाना हो गए। पुणे से मानगांव 120 किलोमीटर का रास्ता था, तो वो लगभग 2.5 घंटे में पहुंचने वाले थे। शाम के करीब 6 बजे वो अपने दोस्त के घर के लिए निकल पड़े थे। रास्ते भर में करियर, शादी और कॉलेज की नई लड़कियों के बारे में जमकर बातें होती रही। अब मानगांव ज्यादा दूर नहीं था कि तभी सचिन को एक साइन बोर्ड दिखा, कुंदन बार एंड रेस्टोरेंट। उसने तुरंत गाड़ी रोकने के लिए कहा। दीपक ने गाड़ी को साइड में लगाया और फिर पूछा, क्या हुआ भाई? सचिन ने सामने उंगली दिखा दी, लेकिन शेखर ने उसकी तरफ देखकर कहा, अरे पागल हो गया क्या? अभी ने क्या बोला था याद नहीं? उनके यहाँ शराब बिल्कुल नहीं चलेगी। वैसे भी उनके घर में सभी वारकरी है, भक्त लोग हैं, कोई मांस मटन शराब को छूता तक नहीं। हम अगर ये सब लेकर वहां पहुंचे तो बहुत गलत होगा, बहुत बुरा लगेगा उन्हें। दीपक ने भी शेखर की बात में हामी भरी, लेकिन अभी अभी एग्जाम से सचिन की छुट्टी हुई थी और सचिन किसी की सुनने के मूड में ही नहीं था। दोस्ती की कसमों की दुहाई देकर उसने आखिरकार शराब की 2 बोतलें खरीद ली। कार में बैठते ही दीपक ने उसके सामने कई शर्तें रखी और सचिन बस उसकी हाँ में हाँ मिलाता रहा। रात के करीब 8 बजे वो अविनाश के घर पहुंच गए। हल्दी की रस्म की पूरी तैयारी हो चुकी थी। अविनाश और उसकी होने वाली पत्नी वो दोनों सामने बैठ हल्दी लगवा रहे थे। हर तरफ खुशियों का माहौल था। वहां एक छोटा सा डीजे भी लगा था, उस पर शादी वाले गाने बज रहे थे और अविनाश के दोस्त उन गानों पर नाच रहे थे। शेखर, दीपक और सचिन वो भी जाकर उसे हल्दी लगाने लगे। अच्छे अच्छे फोटोज भी क्लिक किए। बाद में अविनाश के गांव वाले दोस्तों ने भी उन्हें हल्दी लगाई और उसके बाद तो वो और भी ज्यादा जमकर नाचने लग गए। सभी लोग मस्ती में थे, किसी को कुछ भनक भी नहीं लगी और तीनों दोस्त धीरे से किनारे चले गए और गाड़ी के पास जाकर लाई हुई शराब को वो चुपचाप पीकर नशे में झूमने लगे। रात के करीब 11 बजे गांव के कुछ बड़े बुजुर्ग लोगों ने डीजे बंद करवाया। तब शेखर और दीपक कम नशे में थे। दोनों सचिन को लेकर साइड में चले गए, लेकिन सचिन पूरी तरह नशे की हालत में था। वो नशे में धुत था। उसे इस बात का होश ही नहीं था कि वो कहाँ है और वो किसी की कोई भी बात सुनने को तैयार ही नहीं था। अविनाश भी ये सब देख रहा था। वो दीपक को साइड में लेकर गया और उसे समझाने लगा, भाई हमारे गांव में दारू बैन है। अगर लोगों को पता चला कि तुमने पी रखी है तो लोग पुलिस बुला लेंगे।
खामखा मेरी शादी में प्रॉब्लम हो जाएगा यार। अब कोई तमाशा नहीं चाहिए। तुम लोग इसे उठाकर बाहर ले जाओ, मेरी बाइक लेकर जाना। बाजू वाले गांव में एक लॉज है, आज की रात वहीं पर रहो। मैं तुम्हारे लिए खाना भिजवाता हूं। सुबह सब ठीक होने पर वापस आ जाना। अविनाश की बात उन दोनों को समझ आ गई। उन्होंने अविनाश की बाइक ली, सचिन को बीच में बिठाया और गाड़ी स्टार्ट कर वो गांव से बाहर निकल गए। उस वक्त आधी रात हो चुकी थी, अमावस्या करीब थी, इसलिए चांद की रोशनी बहुत कम थी। गांव के रास्तों पर स्ट्रीट लाइट होती ही नहीं, बस गाड़ी की हेडलाइट और शेखर के मोबाइल की 2% चार्जिंग में चल रहे उस गूगल मैप के सहारे वो तीनों लोग आगे बढ़ रहे थे। अचानक मोबाइल भी बंद हो गया और वो दोनों थोड़े घबरा गए। नशे में दीपक अपना मोबाइल कहाँ भूल गया था उसे भी ठीक से याद नहीं आ रहा था। बीच में बैठा सचिन अभी भी नशे में बकबक कर रहा था। अब आगे क्या करे उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था। मेन रोड तक कितना चलना पड़ेगा इस बात को लेकर भी उलझन थी। कच्चे रास्ते का कोई अंत नजर ही नहीं आ रहा था, वो तो जैसे खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। कोकण के उन संकरे रास्तों के बारे में उसने सुना बहुत था, लेकिन आज वो उन रास्तों पर खुद ही फंस गया था। शेखर ने अंधेरे में चुप्पी तोड़ते हुए कहा, ऐसा लगता है कि हम किसी भूतिया रास्ते पर आ गए हैं। दीपक उसकी बात सुनकर हंस पड़ा, लेकिन सचिन अब भी नशे में बस बकबक किए जा रहा था। वो बस जैसे बेहोश हो गया था। उन दोनों को रास्ते का कोई अंदाजा ही नहीं था, कहाँ जाना है, किस तरफ जाना है। आखिर में उन्होंने सोचा कि चलो आगे कहीं रुक जाते हैं, और उन्होंने थोड़ा आगे जाकर एक बड़े से पीपल के पेड़ के पास गाड़ी रोक दी। सचिन को नीचे उतारे बिना दीपक भी उतर नहीं सकता था, इसलिए शेखर ने उसे नीचे उतारने की कोशिश की और उसी पल उसका बैलेंस बिगड़ गया। गाड़ी नीचे गिर पड़ी और एक जोर की आवाज हुई। दीपक ने गुस्से में गाली बकते हुए खुद पर गिरते सचिन को धक्का दे दिया। शेखर ये देखकर हंसते हुए बोला, मैंने मना किया था ना, क्या जरूरत थी इतने पीने की? तुम भी सचिन की हाँ में हाँ मिलाते गए। मैं बोल रहा था कि पहले शादी अटेंड करते हैं और फिर एंजॉय करते हैं। अब खुद ही देख लो क्या क्या झेलना पड़ रहा है। दीपक तब गुस्से में बोला, अबे चल चल, अब ज्यादा भाषण मत दे, पहले ही रास्ता नहीं मिल रहा है और ऊपर से तू शुरू हो गया। सचिन तो ऐसे पड़ा था जैसे कोई आरामदायक गद्दे पर सो रहा हो। दीपक भी उठकर खड़ा हुआ और उसने गाड़ी उठाकर स्टैंड पर खड़ी कर दी। तभी उसके पैरों में जोर का दर्द हुआ। उसने हेडलाइट की रोशनी में नीचे देखा। एक नुकीला पत्थर उसके जूते से होते हुए उसकी एड़ी में धंस चुका था। बहुत हिम्मत करके उसने पत्थर को खींचकर बाहर निकाला और जूते से पैर निकाल कर देखा। एकदम से उसकी एड़ी से खून की एक धार बहने लगी। उसने एड़ी को दबाकर फिर से जूता पहन लिया। शरीर पर लगी हल्दी की खुशबू पहले से ही अनजान बुरी शक्तियों को आकर्षित कर रही थी। ऊपर से उस सुनसान सड़क पर पड़े उस ताजा खून ने तो जैसे आग में घी का काम कर दिया था। दीपक और शेखर सचिन को वहीं छोड़कर सड़क के किनारे जाकर अपनी टंकी खाली करने लगे। ठंडी हवा के कारण उनके शरीर कपकपा रहे थे और अब तो अचानक हवा के झोंके और भी ज्यादा तेज बहने लगे थे। दोनों हल्का हो रहे थे कि उन्हें पीछे से बहुत धीमे धीमे किसी के चलने की आवाज सुनाई दी। कोई पत्थरों पर चल रहा था। दूर से उन्हें बस एक सफेद सी परछाई दिखाई दी। उन्हें लगा कि शायद सचिन ही होगा, पर करीब आने पर साफ नजर आया। वो एक सफेद कुर्ता और घुटनों के ऊपर तक धोती बांधे हुए एक बूढ़ा था। यह दोनों अपने काम में लगे हुए थे, इसलिए उन्होंने इतना ध्यान नहीं दिया। तभी वो बूढ़ा आदमी धीरे से उनके पीछे आकर खड़ा हो गया। वो अपने घुटनों के बल जमीन पर बैठ गया और धीरे धीरे सिर झुकाकर अपनी जीभ से सड़क पर फैले हुए उस सारे खून को चाटने लगा। उस पल एक अजीब सी सड़ी गली सी बदबू और जलने जैसी गंध हवा में भर गई थी, जैसे कोई लाश जलने पर हवा में फैलती है। दोनों को उसका एहसास हुआ और हवा में हुए बदलाव को सूंघते हुए दोनों जैसे ही पीछे मुड़े। गाड़ी की दूसरी तरफ उन्हें कुछ हलचल दिखाई दी। चूंकि वो गाड़ी की दूसरी तरफ था, इसलिए उन्हें साफ साफ नहीं दिखा कि वहां क्या हो रहा है। वो थोड़ा पीछे खड़े होकर देखने लगे। देखा तो एक बूढ़ा आदमी सचिन के पास बैठा था और उसके चेहरे को गौर से देख रहा था। उसके सिर के सफेद बाल, नीली आंखें किसी शिकारी जानवर की तरह चमक रही थी। वो शायद सचिन को देख कुछ बुदबुदा रहा था।
और तब उन दोनों को अंधेरे में उस बूढ़े की खून से सनी जीभ साफ नहीं दिखी। दोनों ने राहत की सांस ली, ये सोचकर कि शायद ये कोई इंसान ही है। दोनों उसके पास चले गए और उन्हें बोला, अरे बाबा, अच्छा हुआ आप मिल गए। हमें आगे जाने का रास्ता ही नहीं मिल रहा था। हाईवे की ओर जाना है। किस तरफ है हाईवे? इस पर उस बूढ़े ने अपनी गर्दन को धीरे से उनकी ओर घुमाते हुए एक गहरी नजर डालकर कहा, तुम सही रास्ते पर हो, बस सीधे चलते जाओ, तुम अपनी मंजिल पर ही पहुंच जाओगे। दीपक ने सामने अंधेरे रास्ते को देखते हुए बाबा से कहा, इस रास्ते पर तो कोई दिखाई ही नहीं दे रहा, न कोई गाड़ी न कोई आदमी। इस पर बूढ़ा नीचे पड़े पत्थरों से खेलते हुए उन्हें इधर उधर हिलाते हुए एक धीमी आवाज में बोला, रास्ते तो बहुत होते हैं, लेकिन जिसकी किस्मत में जो लिखा होता है वही उसे मिलता है। खुद रास्ता चुनना बेवकूफी है। जो रास्ता दिखाई दे उसी पर चलना चाहिए। उसकी बातें अजीब थी और उनकी समझ से बाहर थी। दोनों उठ खड़े हुए और सचिन को गाड़ी पर बिठाकर वहां से आगे निकल गए, लेकिन बूढ़ा वहीं पत्थर पर पत्थर मारता अपने आप में कुछ बड़बड़ाता रहा। जब उन सब की परछाइयां अंधेरे में गायब हो गई तो बूढ़े के सूखे काले होठों पर उसकी लाल जीभ लहराई और एक अजीब सी विकृत हंसी उसके चेहरे पर फैलती चली गई। आखिरकार ये अपनी मंजिल की ओर चल पड़े। इतना कहकर वो जोर जोर से हंसने लगा। उसकी हंसी ऐसी भयानक थी कि वहां का माहौल और भी डरावना बन गया। पर उस बूढ़े की हंसी सुनने के लिए वहां उन तीनों में से कोई नहीं था। शायद होता तो वो वहीं से पीछे भाग जाते। और अब ये तीनों भी उसी रास्ते पर निकल चुके थे जो उस बूढ़े ने उन्हें बताया था। शेखर उस बूढ़े को याद कर हंस रहा था। मायला, कैसे कैसे टपोर लोग घूमते रहे इधर। पता नहीं अवय ने क्या सोचकर इस गांव की लड़की को पसंद किया। इस पर दीपक बोल पड़ा, अरे छोड़ ना, जो भी हो, उस बूढ़े ने हमें रास्ता तो बता दिया। तेरे मोबाइल जैसे उसकी बैटरी तो खत्म नहीं हुई। दोनों इस बात पर हंसने लगे। फिर शेखर भी हंसते हुए बोला, अगर इतना ही बूढ़ा तुझे अच्छा लगा है तो तू भी यहीं के कोई ढूंढ ले, मैं अवय से बात करता हूं। दीपक ने सचिन की तरफ देखते हुए शेखर को कहा, अरे अब बोल मत, बस आगे गाड़ी पर ध्यान दे। पता नहीं इसे और कितनी देर तक झेलना पड़ेगा। चारों तरफ घना अंधेरा था। बाइक गड़गड़ाती हुई उस पथरीले रास्ते पर चल रही थी। गाड़ी की हेडलाइट की जितनी रोशनी थी उतना ही उन्हें सामने नजर आ रहा था। रात 11 बजे के करीब शुरू हुआ उनका यह सफर 1 घंटे के बाद भी जारी था। पर उनमें से किसी को पता ही नहीं था कि यह सफर खत्म होने वाला ही नहीं है। हवा में अब भी कुछ अजीब सी मिलीजुली गंध आ रही थी, किसी तरह के मांस जलने की गंध। कानों में सरसराहट जैसी आवाज बार बार सुनाई दे रही थी। सड़क के दोनों तरफ छोटे पर बड़े बड़े पेड़ थे, जैसे अजीब अजीब शक्ल में कोई अंधेरे में छुप कर खड़ा है। आसपास से आती झिंगुरों की आवाज उस माहौल में और भी ज्यादा डर भर रही थी। दोनों को अब एहसास होने लगा था कि वो बार बार उसी रास्ते से गुजर रहे हैं, लेकिन डर की वजह से कोई कुछ बोल नहीं रहा था। शेखर का भी चेहरा पसीने में डूब चुका था। उसकी आंखें सड़क पर गड़ी हुई थी। लगा जैसे गांव का रास्ता ऐसा ही होता होगा। वो चाहे जितनी भी स्पीड बढ़ाते, रास्ता खत्म ही नहीं हो रहा था। तभी शेखर को सड़क के किनारे कुछ रोशनी दिखी। पीछे बैठे दीपक ने शेखर से कहा, अरे आगे कुछ दिख रहा है। बहुत देर हो गई है यार, अब भी हम जैसे उसी रास्ते पर है। सही रास्ता भी नहीं मिल रहा और मुझे भी तेज प्यास लगी है। शेखर ने हामी भरी। आसपास ठंडी हवा होने के बावजूद दोनों को भी पसीना आ रहा था। असल में प्यास से ज्यादा किसी इंसान को देखने की उन्हें तलब हो रही थी, क्योंकि इस वीरान रास्ते पर उन्हें अब तक कोई भी इंसान नहीं दिखा था। उस बूढ़े के बताए रास्ते का जैसे कोई अंत ही नहीं था। तब दीपक ने एक जगह गाड़ी रोकते हुए कहा, यार अब भी कुछ दिखाई नहीं दे रहा। ऐसा करते हैं कि पगडंडी के रास्ते से निकलते हैं, कोई ना कोई घर हमें जरूर मिल जाएगा। इसलिए ज्यादा सोच विचार किए बिना उन्होंने कच्चा रास्ता छोड़ दिया और खेतों के अंदर के एक पगडंडी वाले रास्ते से चल पड़े। खेतों के बीच से आगे जो रोशनी दिख रही थी उसमें धुएं का एक गुबार आसमान की तरफ उठता हुआ नजर आ रहा था।
रास्ते पर चलते चलते वो उस जगह तक जा पहुंचे। एक झोपड़ी के सामने 3 पत्थरों से बना एक चूल्हा सुलग रहा था और एक बूढ़ी औरत चूल्हे के सामने बैठ लोहे की पाइप जैसी किसी चीज से चूल्हे में हवा फूंक रही थी। उस पर रखे ढके हुए बर्तन में शायद कुछ पक रहा था। दीपक नीचे उतरा। उसने सचिन को भी नीचे उतार लिया। गाड़ी का स्टैंड लगाकर शेखर भी वहीं खड़ा हो गया। सामने कुछ झोपड़ीनुमा जगह थी। झोपड़ी का दरवाजा आधा खुला हुआ था। अंदर हल्की नीली सी रोशनी टिमटिमा रही थी। ऐसी रोशनी जो किसी लालटेन या बिजली की नहीं लग रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे अंदर कोई नीली आग जल रही हो और वहीं बाहर एक झुकी हुई बूढ़ी औरत चूल्हे में आग जला रही थी। दोनों ने सचिन को पास की एक टूटी पुरानी लकड़ी पर बिठाया और दोनों भी उस बूढ़ी औरत के पास चले गए। दीपक ने उनके पास जाकर पूछा, आजी थोड़ा पानी मिल जाएगा? उस बुढ़िया ने चूल्हे से उठते धुएं से अपना मुंह बाहर निकाला और बस अपना दायां हाथ उठाकर पास के मटके की तरफ इशारा कर दिया। दीपक मटके की ओर बढ़ा तो शेखर वही उस बुढ़िया के पास जाकर बैठते हुए उनसे हाईवे के बारे में पूछने लगा। अजी ये हाईवे पर कैसे जाना है? लगता है कि हम लोग रास्ता भटक गए हैं। इस पर बूढ़ी औरत ने हंसते हुए अपना सिर उठाया और फिर वो बोली, यहाँ के रास्ते ऐसे ही है। एक बार जो इन रास्तों पर भटक जाता है वो वापसी का रास्ता भूल जाता है। बुढ़िया की वो धीमी हंसी अब उसे डरावनी लगने लगी थी। उसकी भारी आवाज से उसे समझ आ गया था कि वो कहीं बहुत दूर किसी अनजान जगह आ गए हैं और ये जगह बिल्कुल भी सामान्य नहीं है। शेखर ने चूल्हे की रोशनी में दीपक की तरफ देखा। उसके हाथ में भरा पानी का ग्लास हाथ में ही जड़ हो गया था। शेखर ने आंखों से उसे इशारा किया और इशारे से वो समझ गया। पानी पीते ही उसने वहां से निकलने का इरादा बना लिया था, पर ग्लास उठाकर दीपक ने जैसे ही मुंह को लगाया उसे पानी कुछ अजीब गाढ़ा सा लगा। उसने ग्लास को नीचे करते हुए ग्लास में भरे पानी को देखा और उसका मुंह खुला का खुला रह गया। ग्लास पानी से नहीं बल्कि खून से भरा हुआ था और उस मटके में भी पानी नहीं था, बस खून ही खून था। दीपक ये देखकर चीख पड़ा और पीछे हट गया। तभी वो बूढ़ी औरत अपनी जगह से उठने की कोशिश करने लगी और उसके सिर से साड़ी का पल्लू नीचे सरक गया। शेखर उसका चेहरा देख हड़बड़ा गया। लड़खड़ाते हुए शेखर तुरंत गाड़ी की ओर भागा। दीपक भी घबराकर उसके पीछे भाग खड़ा हुआ। अब वो बुढ़िया अपनी जगह पर झुककर खड़ी थी। पेट पर कुबड़ था। उसका सहारा देने वाली छड़ी अब उसके हाथ में नहीं थी। उसके बदन पर जगह जगह फटी हुई मैली सी साड़ी थी। झुर्रियों से भरी उसकी खाल जगह जगह ढीली होकर लटक रही थी। साड़ी का पल्लू हट जाने से उन्हें चूल्हे की रोशनी में उसका चमकता हुआ गंजा सिर दिखाई दे रहा था। सिर पर एक भी बाल नहीं था और उसका रंग एकदम काला था। उस पीली रोशनी में उसका सफेद चेहरा और भी ज्यादा डरावना लग रहा था। लंबा सा माथा जिस पर खून जैसा कोई निशान बहकर नाक तक आ रहा था। उसे भौहें थी ही नहीं। आंखों की जगह गहरे काले गड्ढे थे और उन गड्ढों में कोई आंखें ही नहीं थी और उसके काले होठों पर शैतानी मुस्कान थी। वो बूढ़ी शेखर और दीपक को भागता देख उनकी ओर दौड़ पड़ी। उसकी कमर झुकी हुई थी। वो झुककर उनकी ओर दौड़ने की कोशिश कर रही थी। देखते ही देखते वो रेंगते हुए उनकी ओर बढ़ने लगी। वो भयानक सा साया अपनी तरफ आते देख शेखर ने फटाफट गाड़ी स्टार्ट की और वो दोनों वहां से भागने लगे। इसी बीच शेखर ने देखा कि सचिन बेंच पर बैठा आंखें फाड़कर यह सब देख रहा था और शेखर उसे देख जोर से चिल्लाया, सचिन भाग। शेखर की आवाज सुनकर वो बुढ़िया जगह पर ही रुक गई और मुड़कर सचिन को देखने लगी। उसी पल झोपड़ी का दरवाजा खुला और एक साया उस दरवाजे में आकर खड़ा हो गया। वो भयानक नजारा देख सचिन का भी नशा एकदम से उतर गया था। वो हड़बड़ाकर यहां वहां देखने लगा। कुछ पल के लिए तो शायद वो समझ ही नहीं पाया कि वो ये सब क्या देख रहा है। फिर जैसे ही बुढ़िया पीछे मुड़ी फौरन वो दूसरी तरफ से गाड़ी की ओर भागने लगा। वो साया तब भी वहीं खड़ा था। शायद वो वही बूढ़ा था
जो उन्हें रास्ते में मिला था। शेखर और दीपक दोनों गाड़ी पर बैठ गए। शेखर ने एक पल भी बर्बाद नहीं किया। बाइक तेज रफ्तार में दौड़ा दी और वहां से निकल ली। पीछे देखा तो अब वो अजीब सी डरावनी बुढ़िया सड़क के किनारे आकर खड़ी हो गई थी और उन्हें देख जोर जोर से हंस रही थी। सचिन पैदल भाग रहा था। थोड़ी दूर जाकर शेखर ने गाड़ी रोकी। जो कुछ भी हुआ था वो इतना डरावना था कि सबकी बोलती बंद हो गई थी। उन्होंने सचिन को गाड़ी पर बिठाया और तब दीपक उसे चिल्लाने लगा, यार सचिन, ये सब तेरी वजह से हुआ है। न तूने दारू पीने की जिद की होती और न ही हमें आधी रात को ऐसे भटकना पड़ता। लेकिन शेखर ने उसे शांत किया। अब झगड़ने का कोई फायदा नहीं है। हमें किसी भी तरह जल्द से जल्द यहां से निकलना होगा। बिना ज्यादा सोचे समझे वो फिर से गाड़ी को भगाने लगे। सामने जो भी रास्ता दिखा उस पर बस चलते रहे। वहां से काफी दूर जाने के बाद एक बरगद के पेड़ के पास उन्होंने गाड़ी रोकी। डर के मारे सचिन को जोर का पेशाब आया था। उसका सारा नशा कब का उतर चुका था। उसने भी वहीं पर गाड़ी रोकने को कहा था और फिर वो पेशाब करने बस 2 कदम दूर जाकर खड़ा हो गया। वो अब डर से कांप रहा था। सबकी हालत खराब थी और इसलिए कोई भी गाड़ी से दूर नहीं जाना चाहता था। फिर जब वो अपना काम निपटाकर पीछे मुड़े और उन्होंने अपने आसपास देखा, वो फिर उसी जगह पर थे। वही जगह जहां से वो उस बूढ़ी औरत के घर की ओर मुड़े थे। वही पेड़, वही मोड़ और दूर सड़क के किनारे बुढ़िया का वही पुराना घर। सचिन वो देख नीचे बैठ गया और उसके मुंह से एकदम से निकल गया, ये छलावा है। हम छलावा में फंस चुके हैं। और उसी पल उन तीनों को दूर कहीं से अंधेरे में गूंजती हुई एक खौफनाक हंसी सुनाई दी। फिर भी वो तीनों बाइक पर बैठे और बाइक पूरी ताकत से दौड़ा दी। रास्ता ऐसा लग रहा था जैसे कभी खत्म ही नहीं होगा। दोनों तरफ के पेड़ अब और भी घने और डरावने दिखने लगे थे। आसमान पूरी तरह काला था, न कोई तारा न कोई चांद। ठंडी हवा और घने अंधेरे के बीच गाड़ी उसी वीरान रास्ते पर चक्कर काटती रही। दादी ने जब ऐसे कहानी खत्म की तब मैंने दादी से पूछा, फिर आगे क्या हुआ? क्या वो बच गए? दादी ने एक गहरी सांस लेकर कहा, कहते हैं कि तीनों पूरी रात उसी रास्ते पर घूमते रहे। उसके बाद वो कभी नहीं मिले। आज भी अगर उनके गायब होने के ठीक सही वक्त पर कोई उस रास्ते से गुजरता है तो उसे बाइक की आवाज सुनाई देती है। कभी कभी उनकी रोने की तो कभी उनकी चीखें सुनाई देती है और अंधेरे में कुछ हिलती हुई परछाइयां नजर आती है, दौड़ती और भागती हुई, रास्ता खोजती हुई। पर उन्हें हम जिंदा इंसान दिखाई नहीं देते क्योंकि अब वो उस छलावे में फंस चुके हैं, हमेशा हमेशा के लिए। दादी की यह कहानी काल्पनिक थी या सच थी ये तो मैं बता नहीं सकता, लेकिन कहानी सुनकर मुझे डर जरूर लगा था। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। आपको ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट कर जरूर बताएं और कुछ लाइंस में ये भी जरूर बताएं कि आपका आज तक का सबसे डरावना सपना क्या था। तो चलिए जल्द ही मिलते हैं अगली कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।